This is an introductory video for chapter 5 of class 10th. The name of the chapter is Life Processes. In this video, we will learn about what is alive and what is not. We will look how we can differentiate between living and non-living thing. Okay. My name is Tausif. Hello and welcome to Adverb Classes. First of all, we have to think about a virus. Think about a virus. क्या वायरस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या फिर नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूं, आपको याद रखना होगा कि किसी भी बॉडी के अंदर एंटर होने से पहले कोई भी वायरस एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, करेक्ट। जैसे ही वो किसी भी ह्यूमन बॉडी या फिर किसी अदर एनिमल बॉडी में एंटर करता है, उसके बाद वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट करने लगता है, ठीक। तो कैसे पता लगता है कि कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग है या फिर नॉन लिविंग? उसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमें समझने होंगे। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अलाइव होने के लिए जो फैक्टर्स इम्पोर्टेंट होते हैं उनको हमें समझना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन होता है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेता है या फिर फूड लेता है या उसको एनर्जी मिलती है कहीं से, तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिज्म एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, राइट। रेस्पिरेशन मीन्स अगर कोई ऑर्गेनिज्म ब्रीथ करता है, सांस लेता है, तो ये भी एक फैक्टर है। थर्ड है मूवमेंट, कि क्या वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करता है या नहीं। एक्सक्रीशन, वो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है अपनी बॉडी से या नहीं। ग्रोथ, उसमें ग्रोथ होती हो। रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोड्यूस होता हो, मींस एक ही जैसे एनिमल या एक ही जैसे ऑर्गेनिज्म के मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हों, करेक्ट। सेंसिटिविटी होनी चाहिए उसमें। तो ये कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को कंसीडर करने के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। सपोज ग्रीन प्लांट, एक ग्रीन प्लांट है, तो हम देख सकते हैं उसके अपीयरेंस के बेसिस पे। सपोज हमें नहीं पता कि उसको न्यूट्रिशन मिलता है या फिर रेस्पिरेशन होता है, मूवमेंट, एक्सक्रीशन, ग्रोथ। सपोज ये फैक्टर्स भी इस ग्रीन प्लांट के लिए काम नहीं करते, लेकिन फिर भी हम बता सकते हैं अपीयरेंस के बेसिस पे कि वो अगर ग्रीन है तो इसका मतलब कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बट ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी कई अदर कलर के प्लांट्स होते हैं जो कि रेड हो सकते हैं या फिर येलो हो सकते हैं, तो क्या वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसीडर नहीं किए जाएंगे? नो, ऐसा नहीं है। तो उनको कंसीडर करने के लिए हमें इन फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि हमें समझना होता है, करेक्ट। नाउ विजिबल मूवमेंट, जैसे कि हमने देखा कि मूवमेंट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग या नॉन लिविंग में कंसीडर करने के लिए। तो मूवमेंट, विजिबल मूवमेंट, जो आपको मूवमेंट दिखता है बाहरी तौर पर कि एक एनिमल या ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, उतना काफ़ी नहीं होता। बट स्मॉल लेवल पर या स्मॉल स्केल पर भी मूवमेंट होते हैं। जैसे एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी के अंदर भी केमिकल्स मूव करते हैं, तो वो मूवमेंट भी इम्पोर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग या नॉन लिविंग समझने के लिए। इनविजिबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनविजिबल मॉलिक्यूल्स मीन्स अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसके अंदर केमिकल्स होते हैं और उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो भी मूवमेंट करते हैं। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में मॉलिक्यूल्स मूवमेंट हो रहा है, इसका मतलब वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर लाइफ, करेक्ट। इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट का मतलब है रिएक्शन इन बॉडी। जो बॉडी के अंदर केमिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, वो रिएक्ट करते हैं बॉडी के अंदर। डिफरेंट काइंड की रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि एक ऐसी बॉडी होती है जिसमें टिश्यू होते हैं, सेल होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, तो उनका अपना एक अलग वर्क होता है, उनका एक अलग टास्क होता है हर एक पार्ट का। ओके, हमने यहाँ देखा कि जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स होता है। वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर्स मींस वो जिसमें ये फैक्टर्स
या ये एक्टिविटीज़ होती हों, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी, अगर ये फैक्टर्स मौजूद हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर किया जाता है। और एक्टिविटी होती हैं, ये एक्टिविटी उन्हीं ऑर्गेनिज्म में होती हैं जो वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। नेक्स्ट है वायरस। वायरस ए डिबेट अबाउट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग। क्या वायरस एक लिविंग है या फिर नॉन लिविंग थिंग में कंसीडर किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं कि वायरसेस आर कंसीडर्ड एज समथिंग बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। मीन्स वायरसेस को बीच में रखा गया है, मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच में कहीं वायरसेस को रखा गया है। माना जाता है कि वायरस लिविंग और नॉन लिविंग थिंग के बीच की एक चीज़ है, क्योंकि वो ग्रो नहीं करते, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते खुद से, ठीक है। वो तभी ग्रो करते हैं जब वो किसी की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं, वो तभी रिप्रोड्यूस करते हैं जब वो किसी की बॉडी के अंदर एंटर होते हैं। सपोज अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर कोई भी वायरस एंटर होता है तो इसका मतलब है कि वो मल्टीप्लाई कर लेता है, अपने आप को ग्रो होता है, ठीक, और रिप्रोड्यूस भी होता है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि जब कोई भी वायरस किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के आउटसाइड यानी कि इन्वायरमेंट में रहता है तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होगा। जैसे ही वो किसी भी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसीडर करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है सेल्स ब्रेकडाउन। तो इसका क्या मतलब है सेल्स ब्रेकडाउन? सेल्स ब्रेकडाउन का मतलब हम समझते हैं, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी ये जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है सेल, ठीक। तो हमारी बॉडी स्मॉल सेल से मिलके बनी हुई है, करेक्ट। सेल्स ब्रेक डाउन, अगर कोई एक सेल है तो वो ब्रेक डाउन होती है, मीन्स उसके 2 पार्ट्स बन सकते हैं, ठीक। तो ये ब्रेक डाउन होती है, बट हमें यहाँ समझना है कि ऐसा होता क्यों है, वो ब्रेक डाउन क्यों होती है। उसका कारण है इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का जो इफेक्ट होता है वो सेल पर पड़ता है। क्या इफेक्ट पड़ता है कि उसको एनर्जी मिलती है। सपोज आपके पास या फिर एनवायरनमेंट में कोई भी एक सेल है या कोई एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है या फिर कोई एक सेल है जिसको अगर एनर्जी दी जाती है तो एनर्जी के कारण वो डिवाइड होने लगती है बीच में से और वो मल्टीप्लिकेशन होने लगता है, मीन्स उसकी ही जैसी और सेल्स बनने लगती हैं। तो ऐसा होता क्यों है? एनवायरनमेंट के कारण। एनवायरनमेंट में सनलाइट होती है, सनलाइट या फिर एनवायरनमेंट में डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशन पाए जाते हैं। तो अगर किसी भी सेल को न्यूट्रिशन दिया जाएगा तो वो क्या होगा? डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड होकर मल्टीप्लिकेशन में ग्रोथ होगी। तो इसी से पता चलता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा है, कौन सा ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाता है, ठीक है। तो ये एक इसेंशियल कंपोनेंट है न्यूट्रिशन। अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन मिलता है और वो अपने आप को ग्रो कर पाता है मल्टीपल सेल्स या मल्टीपल सिमिलर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म में, तो हम कह सकते हैं कि वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, करेक्ट। इफ दिस ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। अगर सपोज करो कि इन्वायरमेंट ना हो, अगर सनलाइट या अदर काइंड ऑफ न्यूट्रिशंस को रोक दिया जाए और किसी भी ऑर्गेनिज्म को या बॉडी को न्यूट्रिशन ना मिले तो क्या होगा? द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। वो ऑर्गेनिज्म जिंदा नहीं रह पाएगा, मीन्स वो जीवित नहीं रह पाएगा, करेक्ट। हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है जिससे हम समझ सकते हैं, या फिर मैं दोबारा से कहता हूं कि किसी भी, या फिर आप इसको ऐसा समझ सकते हैं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग स्ट्रक्चर का, कि वो अपनी बॉडी को रिपेयर खुद से भी कर सकता है और मेंटेन भी कर सकता है, करेक्ट। जैसे कि आपकी बॉडी, कभी कभी आपने देखा होगा या फिर महसूस किया होगा कि आपको भूख लगती है बट आप उस टाइम पर आप खाना नहीं खाते हैं, कुछ समय बाद खाते हैं। तो क्या होता है कि बॉडी अपने आप को खुद से रिपेयर करती है। जब आपको भूख लगती है तो कुछ सेल्स डेड हो जाती हैं, उन डेड सेल्स को दोबारा से या फिर न्यू सेल्स को ग्रोथ करने के लिए बॉडी में पहले से मौजूद जो एनर्जी होती है उसका यूज़ किया जाता है, करेक्ट। तो बॉडी अपने आप को ही रिपेयर करती है, अपने आप को मेंटेन भी कर सकती है। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, ठीक। स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स
तो ये भी हम सभी जानते हैं कि जो बॉडी होती है या फिर ऑर्गेनिजम्स होते हैं डिफरेंट काइंड के, वो सभी मॉलिक्यूल्स, स्मॉल मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। स्मॉल मॉलिक्यूल्स मींस केमिकल एंजाइम्स या फिर जो डिफरेंट टाइप के लिक्विड्स हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, आप उनसे कंसीडर इसको कर सकते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे हमने समझा ये, तो यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का समझा, लाइफ प्रोसेसेस जिसका नाम है। और आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।